नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे, उसी की श्रृंखला में आप हम लोग आगे देखेंगे कि जो हम लोग ने पढ़ लिया था भारतीय संविधान को कि संविधान क्या है, संविधान का महत्व और संविधान को दो भागों में जो बांटा गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत दो भागों में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब आगे शुरू करेंगे। पहला आया था आपका एक्ट, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने एक गुप्त समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना, गुप्त सीक्रेट समिति थी, उसकी सिफारिश पर क्या किया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या किया? पास किया। इस एक्ट को पास करने का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो कंपनी के जो कार्य थे जो भारत और ब्रिटेन से संचालित हो रहे थे, उनमें जो दोष थे, उनके अंदर जो कुरीतियां आ गई थी, उनको दूर करने के लिए। तो ये आए कैसे, आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग इस पृष्ठभूमि में चलते हैं। कहा जाता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध को जीतने के बाद कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो ये आपको सब पता है कि अंग्रेजों ने दो जो ये युद्ध लड़े, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, यह दोनों युद्ध के बाद अंग्रेजों की जो स्थिति है वह बहुत ही मजबूत हो जाती है। और इसके बाद अंग्रेज क्या होते हैं, यहाँ पर शासन करना क्या कर देते हैं? प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आपका आधिपत्य स्थापित होना, किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। तो अब सरकार को यह महसूस होने लगा कि सरकार को कि कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी में अव्यवस्था और दोष फैल जाएंगे, फिर उसका नियंत्रण करना क्या हो जाएगा? अत्यधिक कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही उसकी पृष्ठभूमि कि इस एक्ट को लाने के पीछे क्या क्या रीज़न थे। आगे देखते हैं क्या हुआ। इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए। पहला था निर्देशक मंडल। निर्देशक मंडल जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते थे, उसकी कार्य अवधि जो थी वो 1 वर्ष से बढ़ा करके कितने वर्ष कर दी गई? 4 वर्ष। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस अधिनियम के तहत, यह भी पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो वो था 1773 का अधिनियम। आगे इसमें क्या होता है कि बंगाल, बंबई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों को, देखिए बंगाल, बंबई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके क्या किया जाता है? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है? इसको ओवरटेक उसके अंतर्गत कर दिया जाता है। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों का बंगाल का गवर्नर क्या हो जाता है? गवर्नर जनरल बन जाता है, जिसमें शासन की समस्त सैनिक और सिविल शक्तियां क्या होती हैं? शामिल होती हैं। गवर्नर जनरल तथा उसके जो 4 सदस्यीय परिषद है, उनको यह समस्त शक्तियां क्या कर दी जाती है? सौंप दी जाती हैं। और यह भी याद रखिएगा कि निर्णय में अगर कोई, मान लेते हैं कोई निर्णय करना हो और वहाँ पे बहुमत से कोई भी निर्णय क्या हो रहा है, क्रॉस वोटिंग हो रही हो या आपका इक्वल वोटिंग हो रही हो या और भी समस्या, तो अंतिम मत जो है गवर्नर जनरल को भी निर्णायक मत देने का अधिकार भी दिया गया। देख रहे हैं। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, प्रथम गवर्नर जनरल क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। अब आपने पढ़ा कि इनके 4 सदस्य और गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग क्या हो गए? गवर्नर जनरल हो गए। और 4 सदस्यीय जो परिषद थी, जिसमें फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मानसन और बरवेल, ये जो 4 थे, इनके नाम भी पूछता है
कि ये कौन कौन से 4 सदस्य नहीं थे। ये भी क्वेश्चन बीओ जैसे एग्जामिनेशंस में आने की संभावना है। बाकी आपको यह चीज़ याद रखना है कि कार्यावधि 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर के बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया और समस्त सैनिक और सिविल शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ। इसी अधिनियम, कौन सा अधिनियम, 1773, इसी अधिनियम के अंतर्गत 1774 में, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, 1774 में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई, स्थापना हुई। देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है कि इस बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1774 में। और इसके जो न्यायाधीश नियुक्त किए गए वो थे एलिजा एम्पे। यह भी कम से कम 15-20 बार हर एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, ध्यान देते जाइएगा, मैं बताते जा रहा हूँ। अब यह जो न्यायालय की स्थापना हुई, इसको अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता था। ठीक है, अब मान लेते हैं कि न्यायालय में अगर कोई निर्णय सही हुआ या गलत हुआ, उसके विरुद्ध, जैसे हमको हाई कोर्ट में कोई निर्णय होता है और फिर हम सुप्रीम कोर्ट में उसी निर्णय को चैलेंज करते हुए दोबारा फिर से क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसी तरह क्या था कि अगर इस न्यायालय में अगर कोई निर्णय ऐसा होता था तो उसके लिए भी अपील की जा सकती थी। और वो अपील कहाँ की जा सकती थी, प्रीवी काउंसिल में। ये प्रीवी काउंसिल कहाँ थी, इंग्लैंड में थी। ठीक है, इसके बाद मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को नियुक्त किया जाता है और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं जैसे चैम्बर्स, लेमेस्टेयर और हाइड। यह भी क्वेश्चन आपका सिविल सर्विसेज, आईएएस और एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे, तो आपको यह भी ध्यान में होना चाहिए। अब इस न्यायालय के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। और भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, जो हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, इनको कानून बनाने का क्या कर दिया जाता है। जैसे हमारी संसद कानून बनाती है, उसी तरह ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानून बनाने का क्या कर दिया गया, अधिकार दे दिया गया। फिर कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार, रिश्वत लेने को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि इससे जो था दोष क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। उस दोष को रोकने के लिए इस निर्णय को लेना पड़ा। अब क्या हुआ कि कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ गया इससे, ठीक है ना, शासन का। और राजस्व, नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी अब ब्रिटिश सरकार को देना क्या कर दिया गया, अनिवार्य। अब इंग्लैंड तक क्या कर दिया गया, सूचित करने के लिए कहा गया कि आप सभी चीज़ों के बारे में हमको बराबर बताते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ समय बीतता है और फिर एक और एक्ट आता है और उस एक्ट का नाम था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब आप सोचेंगे, जिस तरह मैंने आपसे पहले प्रश्न किया कि भैया ऐसा एक्ट फिर क्यों आया, तो हर एक्ट को लागू करने या उसके दूसरे एक्ट लाने के पीछे कुछ न कुछ उसकी पृष्ठभूमि होती है। तो इसकी पृष्ठभूमि यह थी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का एक्ट था, उसमें ढेर सारी कमियां थीं। उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद की एक प्रवर समिति थी और जिसके अध्यक्ष थे एडमंड वर्क। उनकी सिफारिश और उनके सुझाव के आधार पर इस एक्ट को लाया गया। और अब यहाँ से प्रश्न बनना शुरू होता है। यहाँ तक तो आपको इसकी पृष्ठभूमि पता हो गई, ये पहला प्रश्न बन जाएगा। दूसरा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, पूछ सकता है कि संशोधनात्मक अधिनियम के अंतर्गत किस एक्ट को जाना जाता है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 क्या है, तो विकल्प में एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है।
अब कहानी में क्या होता है कि जो कलकत्ता की सरकार थी, आपको पता ही कि उसी के अंतर्गत सब करेगा, उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनको विधि बनाने का क्या कर दिया गया था, अधिकार दे ही दिया गया था। अब कलकत्ता की सरकार रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत क्या करती थी, काम करना शुरू कर दी, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को रखा गया और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए इससे भी नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का भी यहाँ पर क्या किया गया, सीमांकन किया गया कि भैया सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल और परिषद के ऊपर भारी न पड़ जाए, तो उनके बीच में भी नियमों का क्या कर दिया गया, सीमांकन कर दिया गया। और बोला गया कि भाई ज़्यादा तुमको इंटरफेयर हमारे मामले में करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर एकदम स्पष्ट बोला गया। आगे क्या होता है, आगे होता है कि सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। देख रहे हैं, लग गई ना रोक, बांध दिया गया कि अब यहाँ पर बोल दिया गया कि कोई भी अगर काम हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय जिसकी स्थापना हुई है कलकत्ता में, वह कंपनी के कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। अथवा कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी, उसकी जो पूरी परिषद थी, उसके बिना बताए या उसको बिना कुछ कहे उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। नियम बनाना लेकिन पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे कहा जाता है कि हम कोई नियम बना देते हैं और उसको ले जा करके कानून के माध्यम से पंजीकृत करा दें, तो यह भी अनिवार्य नहीं है इसमें कि आप जबरदस्ती हमको क्या करेंगे, इसमें बांधने का प्रयास करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया कि भैया ये सब अधिकारिता से आप क्या रहेंगे, मुक्त रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को क्या कर दिया, यहाँ पर सीमित कर दिया गया और राजस्व अधिकारिता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब इसके अंतर्गत जितनी भी शक्तियां थे उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। ठीक। और न्यायालय को यह बोला गया कि आज्ञा तथा आदेश लागू करते समय या कोई कानून बनाते समय या क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों, परंपराओं का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया। ठीक है ना, तो ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें क्या होती हैं, घटती हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये सब आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट में हो जाता है। इसके बाद आता है आपका पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट क्या है, 1784 का एक्ट है। अब यह भी एक्ट जरूर उसमें कमी रही होगी तो लाना पड़ा। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या था, 1781, ये पूर्ण रूप से असफल रहा अपनी चीज़ों को करने में, जिसके वजह से दोबारा 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट लागू किया गया। इसमें क्या था, कंपनी द्वारा अधिगृहित जो भारतीय राज्य क्षेत्रों पर या ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। मतलब जितने भी कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश ताज के, मतलब जो ब्रिटेन में सरकार थी, के स्वामित्व के दावे का पहला क्या था, एक तरह से वैधानिक दस्तावेज था। ब्रिटिश सरकार ने बोली कि जितना भी सब कर रहे हो भैया सब हमारे ही अंतर्गत है, भूल मत जाना कि तुम को सब कुछ जो राइट दिया है वो हमारा है। और एक शीर्षक यहाँ पे नाम से इस दस्तावेज को डाला जाता है और उस शीर्षक का नाम था भारत में ब्रिटिश अधिकार अधीन क्षेत्र। मतलब जो जो क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अधीन है। अब इसमें देखते हैं कि प्रमुख प्रावधान क्या क्या किए गए। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है आपका। इस एक्ट का सबसे बड़ा काम था कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक, देख रहे हैं, व्यापारिक और राजनैतिक क्रियाकलापों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। इनके क्रियाकलापों को एक दूसरे से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। जिसमें जो आपका व्यापारिक क्रियाकलाप था वो कंपनी के निर्देशकों के हाथ में कर दिया गया
और जो राजनैतिक क्रियाकलाप था उस जिसके अंतर्गत सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी प्रावधान किए जाते थे, उसको क्या किया गया कि एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई, जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि जो हर चीज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां बनाया गया, इंग्लैंड में बनाया गया, क्योंकि सर ठीक है, इंग्लैंड में बनाया गया और इसकी स्थापना वहां पर की गई। और कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को युद्ध, संघर्ष, किसी की सहायता करना, किसी राजा को मदद करना या किसी राजा से संधि करना, बिना जब तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति नहीं होगी तब तक आप कोई भी काम कर नहीं सकते। देख रहे हैं, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसमें क्या था कि गवर्नर जनरल को इतना राइट दे दिया गया था कि वो न्यायालय के ही अधिकारों को क्या कर रहा था, रोक रहा था, जिससे क्या हुआ, व्याप्त भ्रष्टाचार क्या हो गया, बढ़ जाता है। अब सरकार देखती है कि इतना ज़्यादा ये हो रहा है और कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, उस मनमानी को रोकने के लिए फिर से ब्रिटेन की सरकार एक नया एक्ट लाती है और वो एक्ट कहलाता है पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ इस एक्ट में। और यह जब एक्ट आता है तो यहीं से भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। द्वैध शासन मतलब कि भारत में भी नियंत्रण हो रहा है, और भारत में नियंत्रण किसके, कंपनी के निदेशक बोर्ड के द्वारा, और ब्रिटेन से भी नियंत्रण हो रहा है नियंत्रक मंडल द्वारा। नियंत्रक मंडल कितने थे, 6 थे, और इन नियंत्रक मंडलों का जो बॉस था वो कौन था, वहां का सम्राट था। ठीक है, तो भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की क्या हो गई है, शुरुआत के यहाँ पर क्या है, आपको लक्षण दिखते हैं। और कहा जाता है कि भारत के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र क्या कहा गया, कि भैया एकदम स्पष्ट बोला गया कि ये जितना भी क्षेत्र है सब किसका है, ब्रिटिश का है। और ब्रिटेन की सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया गया। ठीक है ना। अब ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि भैया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि जो भी आप काम करोगे बिना हमारे नियंत्रण के या बिना हमसे पूछे या बिना हमारी परमिशन के अब आप कोई भी काम नहीं करोगे। अब आपको पता ही था कि 2 भागों में बटा था आपका, और उसमें एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना हुई थी, कहां पर, इंग्लैंड में, जिसमें एक चांसलर ऑफ एक्सचेंजर और राजस्व सचिव और प्रीवी काउंसिल के 4 सदस्य होते थे। ठीक है, तो टोटल 6 लोग होते थे। और अब जहां पर हम देखते थे एक्ट ऑफ सेटलमेंट में उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता था न्यायालय, अब यहां पर इसको डाला जाता है। अब यहां कहा गया कि अगर कोई अंग्रेज अधिकारी है जिसने भ्रष्टाचार किया है या कोई अवैध कार्य किया है, कोई अनैतिक कार्य किया है, तो उसके ऊपर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में कोर्ट की क्या की गई, एक स्थापना की गई। देख रहे हैं कि अगर कोई गवर्नर जनरल या कोई अधिकारी अगर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर मुकदमा कहाँ चलेगा, इंग्लैंड की कोर्ट में। उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया था कि न्यायालय को रोका गया था कि भैया आप हमारे किसी भी कार्य में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। देखिए पीछे से चीजों को हम जोड़ते हुए चलेंगे। अब चीजें धीरे धीरे क्या हो रही हैं, सुधारात्मक अपना रूप अपना रही हैं। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अगला क्या होता है कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटा करके क्या कर दी जाती है, 3 कर जाती है। आपको पता होगा कि हम लोग देखेंगे कि पहले स्टार्टिंग में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या क्या थी, 4 थी। ठीक है ना। जब आपने देखा था आपने हम लोग पीछे चलते हैं थोड़ा सा और अब देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद को सब कुछ अधिकार सौंपे गए थे। किसमें, 1773 में। अब वह सब चीज समाप्त हो रही है, धीरे धीरे उन पर नियंत्रण स्थापित हो रहा है।
अब गवर्नर जनरल की परिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या 4 से घटा करके कितनी कर दी जाती है? 3। और यह प्रश्न भी दोस्तों पूछा जा चुका है। और इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति भी क्या किया जाता था? बनाया जाता था। और गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि अगर कोई भी चीज़ इसमें गड़बड़ होती है या उनका अनुपालन नहीं होता है तो उसे प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का क्या किया गया? अधिकार दिया गया। ठीक है ना। और इस परिषद को आपकी पता ही है कि सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व, देशी रियासतों आदि के जितना था अधीक्षण की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन जितना भी था बिना आपका ब्रिटिश सरकार को बताए आप कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो एक तरह से क्या किया गया? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर भी क्या किया गया? नियंत्रण किया गया, उसके ऊपर भी रोक लगाई गई, जिससे व्याप्त जो भ्रष्टाचार बढ़ गया था वह समाप्त किया जा सके। तो चलिए हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ये कठिन होता है संविधान का, थोड़ा सबसे कठिन अगर थोड़ा पार्ट होता है तो यही माना जाता है। इसके बाद तो बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला क्या आया 1773 का। तो आपको प्रश्न कहाँ से बनेंगे? पहले नॉर्थ से बन जाएंगे कि वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, किस समिति की सिफारिश पे हुआ। ठीक है, तो क्यों लाया गया कि कंपनी में जो दोष व्याप्त थे उनको, और इसके पीछे की पृष्ठभूमि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये आपको पता है। और भारत में कंपनी शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान क्या हुआ यहाँ पर प्रस्तुत किया। मतलब एक लिखित संविधान का अगर आपको थोड़ा से अगर झलक मिलती है तो यहीं से मिलना क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से निकल के आएंगे। फिर महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आएंगे कि निर्देशक मंडल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उसकी कार्य अवधि 1 वर्ष से बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 4 वर्ष कर दी गई। बंगाल, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है और बंगाल का गवर्नर इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग जो होता है वो प्रथम गवर्नर जनरल क्या होता है? नियुक्त होता है। ठीक है। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों की जो शक्तियां होती हैं वो गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद को क्या कर दी जाती है? सौंप दी जाती है। और निर्णय में बहुमत हेतु गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का क्या किया जाता है? अधिकार दिया जाता है। अब उसके 4 सदस्यीय टीम के नाम भी कभी कभी एग्जामिनेशंस में क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। अगला आता है कि इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि 1774 में कलकत्ता की स्थापना होती है न्यायालय की। उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अन्य न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं जैसे चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड, इनके भी नाम। और यह भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर इस न्यायालय के विरुद्ध अगर आपको कोई भी अपील करना था तो वो कहाँ पे कर सकते थे? प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे। यह भी आपको ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा को इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया। और भारत सचिव की पूर्व अनुमति पे ही गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कोई भी काम करने का राइट था और कानून बनाने का अधिकार था। ठीक है। कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार और उपहार लेने सबसे क्या किया? प्रतिबंधित किया। ये तो लगातार आगे भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये आप देखते रहेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट था। फिर इन में जो दोष व्याप्त थे उनको दूर करने के लिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट आता है, लेकिन आप पता ही है कि यह भी वो अपना पूर्ण कार्य नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन इसका नाम जरूर याद रखिएगा, संशोधनात्मक अधिनियम और बंगाल जुडिकेचर एक्ट। ठीक है, बंगाल की सरकार क्या करती है? अब 2 तरह से नियंत्रण अपने आप को करती है, 2 एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भी और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से भी। ठीक है, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा विधि बनाने का क्या करते हैं? प्राधिकार इनको क्या कर देता है? प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट बोल दी जाती है कि गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच में संबंधों का क्या कर दिया जाता है? सीमांकन। पहली बार अगर अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा एक्ट है जिसने गवर्नर जनरल, उसकी परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन किया? तो वो एक्ट था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781।
अगला बनेगा प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय पर जो रोक लगा दी गई उसकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया गया, तो वो इसी एक्ट के माध्यम से किया गया और कहा गया कि गवर्नर जनरल अगर कोई नियम बना देती है या कोई चीज़ का पंजीकृत नहीं भी करती है, फिर भी आप हमसे कुछ भी पूछेंगे नहीं। यहाँ तक कि यह भी कहा गया न्यायालय से कि आज्ञा आदेश लागू करते समय या कानून बनाते समय या किसी भी चीज़ का क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों परंपराओं का सम्मान करने का भी उसे क्या कर दिया गया, निर्देश दे दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जरूरी दिमाग में रख कर ही इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पीट्स इंडिया एक्ट। पीट्स इंडिया एक्ट आप पता ही है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उसके एवज में इसको क्या आता है, और कहा जाता है कि कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का ये पहला वैधानिक दस्तावेज था और इसको दस्तावेज को एक टाइटल देकर के बनाया गया था। उस टाइटल का नाम था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहता है कि पहली बार कंपनी के में प्रावधान में व्यापारिक जो और राजनीतिक उद्देश्यों को अलग अलग कर दिया गया। और ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी ने व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को क्या कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे वो कंपनी के निदेशक के हाथ में थे और राजनीतिक क्रियाकलाप जो थे वो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया गया और जिसकी स्थापना क्या की गई, इंग्लैंड में की। अब यह क्या करता था, ब्रिटिश जो सरकार थी, वहां का सम्राट था, वह इसको क्या करता था, नियंत्रित करता था। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने यह बोला कि भैया गवर्नर जनरल को कि युद्ध, संघर्ष, सहायता, अधिकार, संधि अगर कुछ भी करना है तो बिना हमसे बताए कोई भी काम अब तुम करने वाले नहीं हो। अब यहीं से आपके द्वैध शासन के जो होते हैं लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। द्वैध शासन मतलब कंपनी के निर्देशक बोर्ड जो भारत में है उसके द्वारा और नियंत्रक मंडल जो ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किया है जिसका नियंत्रण सम्राट करता था। अब 2 जगह से हमारे शासन तंत्र को क्या किया जाने लगा, नियंत्रित किए जाने लगा। अब जो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल था उसके कौन कौन थे लोग, प्रिवी काउंसिल 4 इसमें थे और एक। ठीक, अब यहाँ पर क्या किया गया, जहाँ उसमें बांधा था अब यहाँ पे कहता है कि भैया अंग्रेजों को अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का इंग्लैंड में एक क्या की जाएगी, कोर्ट पर स्थापित होगी जिसपे उनके ऊपर भी अब क्या होगा, मुकदमा चलेगा। उपहार लेने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, तो पहले से चली आ रही है। इसके बाद क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसकी सदस्य संख्या पहले जो 4 थी, आपको मैंने पहले बताया था, उसको कम करके अब क्या कर दिया जाता है, 3 कर दिया जाता है। और इसके सदस्यों में से ही किसी को एक प्रांत का सेनापति क्या किया जाता है, बनाया जाता है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि यदि आपका प्रशासन का अनुपालन नहीं होता है, केंद्रीय शासन का अनुपालन नहीं होता है, तो गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार भी इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, दिया गया। ठीक है, तो ये अपने अंदर बहुत ढेर सारी चीज़ों को लेकर के आता है। तो आपका ये पीट्स इंडिया एक्ट 1784 समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग ने इसको रिवीजन भी कर लिया। अब हम लोग आएंगे आगे के अधिनियमों में। आगे के अधिनियमों में हम लोग देखेंगे आपका इसके आगे की चार्टर्ड एक्ट कौन कौन से आए और इसके उन एक्टों में क्या क्या नए नए प्रावधान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जोड़े। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।